नमस्कार। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए और स्थानीय स्तर पर इकोसिस्टम यानी प्रकृति पर्यटन के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की। तो अमृत धरोहर योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर जे.पी. वर्मा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। भारत सरकार ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की कि हमारी जो धरोहर है, जो विरासत है, वो संरक्षित रहे और लोगों को एक तरह से आजीविका का माध्यम भी बने। तो ये अमृत धरोहर योजना है क्या? अमृत धरोहर योजना एक तरह से भारत सरकार ने जून 2023 के अपने फाइनेंशियल बजट में इसको जो है शुरू किया था, अमृत धरोहर योजना। और उसके तहत इनका मेन उद्देश्य था कि जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उसको संरक्षित किया जाए और उसका सतत विकास करके उसका उपयोग जो है आसपास के जो जनमानस है उनके लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। तो इसके तहत भारत सरकार ने जो रामसर साइट है, अभी पूरे देश में 75 रामसर साइट है, और उस रामसर साइट में जो आर्द्र भूमि है वो लगभग 13 लाख हेक्टेयर्स भी भूमि से अधिक है। भारत की जो भूमि है तो जो कह सकते हैं 4.6% है इंडिया के, भारत के लैंड का। तो उस पर आर्द्र भूमि है, तो उसका कितना बड़ा लैंड है, हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं लोगों को लिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य में इसका क्या, कैसे आजीविका के लिए हम लोगों के इसको इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उनके आजीविका का माध्यम भी बने। इसके लिए सबसे पहले तो आर्द्र जो भूमि है उसको आइडेंटिफाई करके और उसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, उसके आसपास रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था है, और जो आसपास के लोग हैं उनकी जन सहभागिता होनी चाहिए, उनको पता चले कि इसका उद्देश्य क्या है और उन्हीं के हमारे लिए कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि है। और इसके कारण हम एक सबसे बड़ा जो जैव विविधता है और पारिस्थितिक तंत्र है आर्द्र भूमि की, उसको हम बनाए रख सकते हैं। और ये आर्द्र भूमि सबसे बड़ा काम करता है जो क्लाइमेट चेंज है हमारा, जो है क्लाइमेट चेंज में एक सबसे बड़ा कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का काम करता है और बाढ़ नियंत्रण में बहुत काम करता है, जल को शोधन करने में बहुत मदद करता है, और वाटर रिचार्ज जिसको कहते हैं, जल का जो है भू संरक्षण एक तरह से बहुत करता है। इसके तहत जो है बायोडायवर्सिटी एक तरह से आसपास की पूरी मेंटेन रह सकती है, छोटे जीव से लेके बड़े जीव जो हैं बायोडायवर्सिटी मेंटेन रह सकती है। और इसमें सबसे बड़ा फिश फार्मिंग है। अगर हम मछली पालन करते हैं तो आसपास के लोगों के लिए एक आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। डक फार्मिंग उसके माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म को उसमें अगर हम कुछ बोट है और कुछ इस तरह से शुरू करें और आसपास रहने के लिए अगर हम कुछ इस तरह से हाट और उस बना दें, रहने के लिए आवास इस तरह से, उसको इको टूरिज्म के लिए मैनेजमेंट करें और उसका बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करें और आसपास साफ़ सुथरा रहे, तो लोग उसको अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे और वहाँ रहेंगे और वो जो है उसका उपयोग करेंगे। तो आई थिंक इससे लोगों को आजीविका के लिए अच्छे जो है आय का स्रोत हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये आर्द्र भूमि है क्या? जैसे जो हमारे आम दर्शक हैं या जो हमारे भाई विद्यार्थी बंधु हैं, वो कैसे समझे कि ये आर्द्र भूमि है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, वेटलैंड, इसको अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि। ये हमारे देश में 75 साइट ऐसा है। आर्द्र भूमि तो जो हमारे गांव घर में तालाब होता है, तालाब और पांड है, कहा जाता था कि हर गांव में एक तालाब हुआ करता था। और उस तालाब का ये महत्व था कि जो भी गांव का पानी, जैसे बाढ़ नियंत्रण के लिए कह सकते हैं, पूरा गांव में जब बारिश होती थी तो पानी एकत्रित होगा जाता था और लोग जो है उसका उपयोग पूरे साल भर करते थे, गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बरसात सब में। तो आर्द्र भूमि जो हमारे देश में जितने तालाब हैं, पोखरे हैं, तालाब है, झरने हैं, लेक हैं, स्पेशली इसमें 75 साइट जो रामसर साइट है यूनेस्को से आइडेंटिफाइड हैं और ये पूरे विश्व
रूप से वर्ल्ड वाइड जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यूनेस्को की धरोहर में ये जो है काउंट किया गया है। तो भारत से 75 साइट है, तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो इसमें अब जैसे बहुत सारे बर्ड सेंचुरियम है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है हम जलीय जीव को जो है संरक्षित कर सकते हैं और हमारे पशुओं को संरक्षित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे फॉरेस्ट है, जैसे एक सुंदरबन ये सबसे बड़ा एशिया का है, तो उसमें जो है बहुत सारे मतलब ये उदाहरण है आर्द्रभूमि का, आर्द्रभूमि का सुंदर भूमि है। और चिल्का झील है जो कि एक जो है साल्ट लेक कहा जाता है। तो उसमें लैगून को गवर्नमेंट ने इसके तहत अमृत धरोहर योजना के तहत एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था और चिल्का झील को उसमें किया गया। तो लैगून की बायोडायवर्सिटी वहाँ जो है वो बढ़ाए जो है उसको मेंटेन करके, अदरवाइज उसमें पॉल्यूशन और उसके कारण और पानी की भी कमी हो जा रही, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश समय से नहीं हो रहा है, तो आर्द्रभूमि की धीरे धीरे कमी भी हो रही है क्योंकि जो है क्लाइमेट चेंज के नाते। मतलब ये चुनौतियाँ भी हैं, चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं कि आजकल तो बहुत ज़्यादा है, लोग जो है शहरीकरण हो गया है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो लोग जो है उसको एक तरह से जो है वहाँ चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं। तो एक अतिक्रमण को जो भी रोकना चाहिए और वहाँ के जो आसपास लोग हैं उनको कई बार पता नहीं है कि इसका क्या महत्व, आर्द्रभूमि का कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। तो गवर्नमेंट की जो अमृत धरोहर योजना, इसके तहत इको टूरिज्म है, फिश फार्मिंग है और बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट है, आसपास कैसे क्षेत्र को विकसित किया जाए कि लोगों को एक आय का जरिया बने। और हमारा जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें बैलेंस बना रहे। एक इकोलॉजी होता है और इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी है कि पूरा जितना जो उसमें जलीय जीव जंतु छोटे से बड़े हैं, प्लांट हैं, वो सबकी जो है अनुपात एक बराबर होना चाहिए और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं चेन फार्म में। कि अगर उसमें एक पौधा ग्रो कर रहा है तो पौधा कार्बन से जो है भोजन बना रहा है, उससे छोटी मछलियां खा रही हैं, उसमें और बर्ड हैं और बहुत जीव जंतु हैं, फिर उससे बड़े। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम मेंटेन किए हुए हैं। अगर उसमें किसी भी चेन को हम ब्रेक करेंगे, जैसे पॉल्यूशन आजकल बढ़ जा रहा है, तो कई बार है कि उसमें एग्रीकल्चर का जो है पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, बहुत औद्योगिकीकरण हो रहा है, उसके कारण जो से वेस्ट बहुत केमिकल्स उसमें जा रहे हैं, हैवी मेटल कंटामिनेशन। एक तरह से कहा जाए कि चुनौतियाँ काफ़ी हैं जो कि मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा नहीं है, और जो बायोडायवर्सिटी है वो पूरा हैम्पर हो जाएगी, उसकी वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर साहब, ये जल शोधन में किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे आर्द्रभूमि? जल शोधन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक जगह पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है बारिश के समय, तो उसमें बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं। तो जलीय पौधे जैसे इकार्निया है, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो जलकुंभी क्या करता है, वो जितना जनरली आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि में कहीं देखे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है। तो उसका 2-3 यूज भी है, बट क्या करता है कि वो हैवी मेटल्स जो है, पेस्टिसाइड है, केमिकल है, जो न्यूट्रिएंट हैं उसमें, उसको फास्फेट है, क्लोराइड, कैल्शियम, उसको अपटेक करता है। अपटेक करके वो जो है बायोमास अपना बढ़ाता है और फिर उसको कई तरह से लोग क्या करते हैं, जलकुंभी को निकाल कर जैविक खाद बना के और उसको कंपोस्ट बना के खेतों में यूज कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है कि आर्द्रभूमि में जो कंटामिनेशन हो रहा है, तो उसमें जलीय पौधे जो हैं उसको शोधन कर रहे हैं। उसमें जो मछलियां हैं, फिशेस हैं, वो एक तरह से मछलियां भी पानी पी रहे हैं, हैवी मेटल और बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसमें जो है मिक्स होके उसमें साफ कर रहे हैं। और दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि जब पानी एक जगह एकत्रित होता है, बहुत सारे उसमें कंटामिनेंट आते हैं और उससे हमारी जो है धीरे धीरे ज़मीन में सोखता है, वो वाटर रिचार्ज का भी काम करता है। तो वाटर रिचार्ज की तरह से एक फिल्टर का काम करता है। हमारी जो है पृथ्वी जो है भूमि, वो एक तरह से मिट्टी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जल को एक तरह से अमृत बना देता है, उसे शुद्ध करके, और आसपास के गांव में पानी की कमी नहीं होती। और इसीलिए अभी भारत सरकार ने हर जगह, हर गांव में एक पोखरा
या तालाब खुदवाने के लिए बहुत सारी योजना इसके लिए चलाई हुई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वाटर रिचार्ज लेवल बढ़ाया जाए, क्योंकि बारिश के पानी में फ्लडिंग होके सारा पानी तो बह जा रहा है, क्योंकि लोग कंक्रीट और पूरा घर पत्थर का बना चुके हैं। तो इस कारण क्या हुआ है कि पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप देखेंगे हर साल वाटर लेवल क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जीव जंतुओं के लिए भी जीव जंतुओं के लिए है खतरा है। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन में आर्द्र भूमि जो है, या एक तरह से कहा जाए कि जो योजना शुरू करने का मकसद है, उस जलवायु परिवर्तन को किस तरह से कम कर सकता है आर्द्र भूमि? जलवायु परिवर्तन को इस तरह से कम कर सकता है कि एक तो जैसे पानी बिना समय से बारिश हो रहा है, तो उसके कारण जो भी पानी हो रहा है तो उसमें एकत्रित होता है, तो समय पे पानी की कमी जो होती है उसको पौधों को और जीव जंतु को मिलता है। दूसरा, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा है। जैसे कहते हैं समुद्र एक जो है सिंक है कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। हम आप डेली गाड़ी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कोयला जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, हमारा टेम्परेचर और क्लाइमेट वेरिएशन हो रहा है। तो पानी क्या करता है कि एक कार्बन का जो उसमें पेड़ पौधे हैं जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, मछलियाँ जितना ज़्यादा बायोमास बढ़ेगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। तो एक तरह को वो क्लाइमेट से CO2 को फिक्सेशन का काम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का और एक कार्बन सिंक का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा काम करता है। फ्लड मैनेजमेंट करता है, ये दो चीज़, और वाटर को रिचार्ज करता है, जिसके कारण हमको जो है ड्राउट का सामना ना करना पड़े। आसपास लोग सिंचाई, उससे एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। जब ड्राट करनी, सूखा पड़ता है, तो लोग जो है इस आर्द्र भूमि से पानी का प्रयोग करके ले जाके जो है अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, और इसमें ड्राट को मैनेजमेंट करने में और एक तरह से कहा जाए कि उसको डेवलप करके आजीविका का एक बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है। एक इसको और डेवलप करके इको टूरिज्म है, फिश फार्मिंग है, और इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें, डक फार्मिंग है, मतलब करके लोगों को एक तरह से इसको आजीविका से जोड़ा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और अमृत धरोहर योजना के बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।